प्रवक्ता भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन पर जो मैंने अपने स्वयं के नोट्स बनाए थे जब मैंने अपनी तैयारी की थी लेक्चरर एग्जाम के लिए। तो सर आइए देखिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं NCTE पर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे NCTE का जो फुल फॉर्म है यह है हमारा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये आप सभी को पता है, जो हमारे लेक्चरर का प्री का सिलेबस है उसमें NCTE भी मेंशन है, तो उसी पे हम बात कर रहे हैं। हिंदी में हम जो इसका नाम है वह है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसका जो औपचारिक गठन हुआ अगर हम बात कहें कहीं ना कहीं तो 1973 में हुआ। एक्चुअली हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि 1973 से पहले या 1973 से 1993 तक यह NCERT के अंदर ही एक विभाग था। ठीक है, तो इसको औपचारिक गठन कहा जाता है, वास्तविक स्थापना नहीं है। जो NCTE की वास्तविक स्थापना है सर, इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा, यह है 17 अगस्त 1995। तो आपसे पूछा जाए NCTE की स्थापना कब हुई, 17 अगस्त 1995। अभी हम आगे डिटेल में इस पे बात करेंगे, तो मेन इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने लिखा था। इसका जो आदर्श वाक्य या ध्येय वाक्य है NCTE का, ये है सर गुरु गुरुतमो धाम हो। ठीक है, मीन्स इसका जो अर्थ है नीचे मैंने लिखा है, गुरु शिष्य को मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले जाता है। यह इसके ध्येय वाक्य का अर्थ है और इसका जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है, आप सामने देख रहे होंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 1973 से पूर्व यह क्या था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों के एक सलाहकार निकाय के रूप में थी, यानी कि एक एडवाइजरी बॉडी थी NCTE 1973 से पहले, या हम इसको कहें कि 1973 से, यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं 1973 से 1993 तक, क्यों तो 1993 में NCTE का अधिनियम बना, तो तब की बात हो रही कि एक NCERT की ही एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में थी। और इसमें मैंने नीचे लिखा भी आप देख रहे होंगे, परिषद का सचिवालय जो यह यहाँ पे कहा गया है NCERT के अध्यापक शिक्षा विभाग में था, यह यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसकी कार्य योजना में, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसकी कार्य योजना में अध्यापक शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु NCTE को संवैधानिक दर्जा देने की घोषणा की गई थी। जो इससे पहले मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां पे भी हमने बात की थी कि NCTE को संवैधानिक दर्जा देने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने की थी। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब आगे देखिएगा सर, मेन चीज क्या है, यहाँ से आप देखिए, राष्ट्रीय NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993, यानी कि जो NCTE की जो मेन स्थापना हुई है वह NCTE अधिनियम 1993 कहें या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 को हुई और एक सांविधिक निकाय के रूप में। तो NCTE क्या है, एक सांविधिक निकाय है और इसकी जो रियल स्थापना हुई है सर वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 या NCTE अधिनियम 1993 के तहत हुई, और हुई कब, 17 अगस्त 1995 को। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आगे, NCTE का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मैं अपने नोट्स में क्या करता था, बुक से मेन पॉइंट लिख देता था, तो वही यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख भी हैं। आप देखिएगा, क्यों तो हमको पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी होती, हमको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मेन उससे फैक्ट निकाल के देखने होते हैं। अब देखिएगा सर, आगे काफी इंपोर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे। NCTE अधिनियम 1993 क्या था, संसद का 73वां अधिनियम था। यह जैसे हम कहें कि 73 अमेंडमेंट था, 73वां संविधान संशोधन भी हम इसको कह सकते हैं, या 73वां अधिनियम था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, कोई भी जो अधिनियम बनता है, कोई भी जो कानून बनता है, तो वो कब बनता है, जब वो संसद में पास होता है सर। और संसद जो बनती है हमारे तीन चीजों से मिलके बनती है। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिला के हमारे भारत की संसद बनती है।
तो सबसे पहले क्या होता है, हम किसी भी उसको जो बिल होता है राज्यसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, फिर मनी बिल में अलग होता है कि पहले लोकसभा में जाता है, तो उसके बाद से जब उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तब वो कानून बनता है। तो यहाँ पे एनसीटी अधिनियम कैसे बना था, तो उस पर बात करते हैं सर। एनसीटी अधिनियम 1993 राज्यसभा में 9 दिसंबर 1993 को पारित हुआ, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। राज्यसभा में 9 दिसंबर 1993 को यह पारित हुआ था, और यही एनसीटी अधिनियम 1993 लोकसभा में 14 दिसंबर 1993 को पारित हुआ। तो देखिए सर, राज्यसभा में 9 दिसंबर को और लोकसभा में 14 दिसंबर 14 दिसंबर को। फिर उसके बाद से देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट, एनसीटी अधिनियम 1993 संसद में 29 दिसंबर 1993 को पारित हुआ। संसद में पारित हुआ कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर हुए तो 29 दिसंबर 1993 को उसके बाद से संसद की ओर से पारित हो गया। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे मेन, कि एनसीटी अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित हुआ, तो इस डेट को याद रखिएगा 29 दिसंबर 1993 को, 29 दिसंबर 1993। इसको भी सर ध्यान रखिएगा, उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको कुछ फैक्ट मिले होंगे मेरे नोट्स के फर्स्ट पेज से, ठीक है। आप इनको नोट जरूर कीजिएगा, एक अच्छी तैयारी कीजिएगा। अब चलते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहां से देखते हैं हमको क्या इंपोर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। तो देखिएगा सर यहाँ पे अब मैंने क्या लिखा है, एनसीटी की स्थापना 17 अगस्त 1995 के समय भारत के जो शिक्षा मंत्री थे तो वह थे माधवराव सिंधिया, यानी कि 17 अगस्त 1995 में जब एनसीटी की स्थापना हुई उस समय जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं वो हैं श्री माधवराव सिंधिया जी। और एनसीटी के 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत एनसीटी एक्ट द्वारा 1993 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि एनसीटी को संवैधानिक दर्जा किसके तहत दिया गया, तो एनसीटी अधिनियम एनसीटी एक्ट 1993 के तहत, और 73वें संविधान संशोधन, वही न कहीं वही पॉइंट रिपीट हुआ है। अब सर देखिए एनसीटी परिषद की स्थापना, यहाँ पर हेडिंग है एनसीटी परिषद की स्थापना। तो इसमें क्या बताया देखिए, एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 3 के अंतर्गत एनसीटी की स्थापना का उल्लेख किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो एनसीटी एक्ट है इसमें कुछ धाराएं हैं, ठीक है। तो इसकी जो धारा 3 है उस धारा 3 के अंतर्गत ही एनसीटी की स्थापना के बारे में उल्लेख किया गया है। अब यहाँ मैंने लिखा है एनसीटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव सहित, यानी कि सदस्य सहित, सचिव कहेंगे हम इनको, कुल 40 सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा किसी किसी बुक्स में ये 55 भी दिया हुआ है, लेकिन जनरली अब जब हम देखते हैं नेट वगैरह में तो या इंटरनेट के माध्यम से 40 सदस्यों का ही वहाँ पे रिकॉर्ड आता है, लेकिन ऐसे विवादित जो हैं आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम बुक्स में 55 भी दिया है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन जो पूछेगा कि कौन इसका सदस्य होता है, ऐसी चीजें यहाँ से पूछी जाएंगी। तो एनसीटी के संगठन पे सर थोड़ा सा बात करते हैं। तो एनसीटी का जो इसमें संगठन में क्या होता है सर, इसमें 3 तो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, एक इसमें अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, दूसरे उपाध्यक्ष होते हैं सर, नियुक्ति केंद्र सरकार, तीसरे इसके सदस्य सचिव, यानी कि हम मेंबर सेक्रेटरी कहेंगे, और इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। अब ये तीनों ही क्या होते हैं, इसके पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं, और इनका कार्यकाल ध्यान रखिएगा सर, एनसीटी के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का कार्यकाल होता है यह होता है 4 वर्ष या 60 वर्ष की उम्र जो पहले हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। अब इसके पदेन सदस्यों में कौन कौन होते हैं सर देखिएगा, एक तो केंद्र सरकार का शिक्षा सचिव, पदेन मीन्स जो उस समय पद पर हो, एक सदस्य ये होते हैं, यूजीसी का अध्यक्ष या यूजीसी के द्वारा नामित कोई सदस्य जो उस पदेन मीन्स जो उस समय पद पे हो, तो यूजीसी के अध्यक्ष भी इसके मेंबर होते हैं, या यूजीसी के द्वारा नामित कोई सदस्य, यदि अध्यक्ष नहीं हो तब। तीसरे सर एनसीईआरटी का जो निदेशक होते हैं, एनसीईआरटी के निदेशक महोदय भी एनसीटी के एक सदस्य होते हैं। अगला है सर न्यूपा,
का निदेशक, न्यूपा के जो निदेशक होंगे यानी कि सदस्य एक हो गए यहाँ पर, इसलिए 1 लिखा है। न्यूपा का जो फुल फॉर्म है यह है सर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको भी आप जरूर नोट कीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है न्यूपा का फुल फॉर्म। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम न्यूपा को भी डिस्कस करेंगे। पहले नीपा के रूप में था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन बाद में अभी यह प्रेजेंट में क्या है न्यूपा के फॉर्म में, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जो न्यूपा के निदेशक होते हैं वो भी एनसीटी के क्या होते हैं सर, सदस्य होते हैं। अगला सर कौन होता है, योजना आयोग का सलाहकार, जो पदेन होंगे मीन्स उसमें पदेन, ये भी एक सदस्य हो गए। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं ये भी इसके सदस्य होते हैं। शिक्षा विभाग से संबंधित वित्त सलाहकार। फिर अगला एआईसीटी का सदस्य सचिव, एआईसीटी मीन्स ऑल इंडिया ऑल इंडियन, ये आपका एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एआईसीटी ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टीचर सॉरी टेक्निकल एजुकेशन होता है, ठीक है। एआईसीटी हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं उनके अध्यक्ष, यानी कि वर्तमान में एनसीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उनके अध्यक्ष यानी कि हर एक के तो 4 ये हो गए, ठीक है। तो आपको इनमें ध्यान रखना है, जैसे अब वहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में, निम्न में से एनसीटीई का सदस्य नहीं होता है, तो उसमें एक ऑप्शन रख देगा एनसीईआरटी का निदेशक, दूसरा न्यूपा का निदेशक, तीसरा आपके पास रख देगा यूजीसी का अध्यक्ष, और चौथा आपके पास रख देगा कि आपका विश्व, यहाँ पर के हिसाब से अगर हम देखें तो सीबीएसई का निदेशक, तो लेकिन सीबीएसई का अध्यक्ष है, ठीक है, या सीबीएसई के सचिव, ऐसे कोई एक ऑप्शन ऐसा रखेगा, या भारत के प्रधानमंत्री रख देगा, ठीक है। कोई भी ऑप्शन हो आप वहां पे क्वेश्चन में बन जाएगा। जो होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। यूजीसी के अध्यक्ष हैं, एनसीईआरटी के निदेशक हैं, न्यूपा के निदेशक, तो इसलिए यहां से इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है वह पॉइंट हमारे ये बन रहा है कि 3 सदस्य जो होते हैं एनसीटी में वह संसद से मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि संसद से 3 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखा है, टोटल 3। अब ध्यान दीजिए इस संसद में भी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। तो एक सदस्य जो होते हैं एनसीटी में, वो एक सदस्य को राज्यसभा के सभापति यानी कि जो चेयरमैन है, ठीक है, वो मनोनीत करते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं जनरली राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति कितने उसको मनोनीत करते हैं, नामित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, एक मेंबर को, और 2 सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीटीई में लोकसभा से कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, तो 2 सदस्य, संसद से कितने सदस्य, 3 सदस्य, 3 मेंबर, या राज्यसभा से, तो राज्यसभा से 1 सदस्य, ठीक है सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों के शिक्षक, ये 3 सदस्य ये होते हैं, और एक किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। 9 सदस्य सर कहां से आते हैं, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विहित रूप से नियुक्त किए जाएंगे। फिर बाकी जो 13 सदस्य हैं यह केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तर की शिक्षा के विशेषज्ञों में से नियुक्त किए जाएंगे। अब ये क्या होंगे, देखिए 13 सदस्य, मेन चीजें देखिएगा। 4 सदस्य सर कहां से आते हैं, विश्वविद्यालयों में शिक्षा संकायों के अध्यक्ष या शिक्षा के प्राचार्य होते हैं। जो 13 सदस्य है ना, विभिन्न स्तर की शिक्षा के विशेषज्ञ, उनमें से 4 सदस्य कौन है, विश्वविद्यालयों में शिक्षा संकायों के अध्यक्ष या शिक्षा के प्राचार्य। 1 सदस्य माध्यमिक अध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञ होंगे। 3 सदस्य पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक अध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञ होंगे। 2 सदस्य अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के में विशेषज्ञ, ये भी होते हैं इसमें। और 3 सदस्य सर प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, कार्यानुभव, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी,
प्रौद्योगिकी और विशेष शिक्षा के क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। तो यहाँ पर आप मेन ये देख लीजिएगा कि मेन जो पॉइंट हैं आप उनको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं कि कहाँ से हमारे कौन कौन से इसमें सदस्यों को मनोनीत किया जा रहा है या नियुक्त किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। अब सर आगे का पॉइंट देखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एनसीटीई में 3 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं। कौन कौन से? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव, और इनका कार्यकाल वही 4 वर्ष या 60 वर्ष की उम्र जो पहले हो। फिर एनसीटी के जो अंशकालिक या फिर जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल सर 2 वर्ष का होता है। तो जो पूर्णकालिक सदस्य हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव, इनका कार्यकाल सर कितना है? 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है। और जो इसमें अंशकालिक या मनोनीत सदस्य हैं इनका हमारा कितना है कार्यकाल? 2 वर्ष का है। अब चलते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिएगा यहाँ पे है एनसीटी का जो मूल उद्देश्य है सर, मूल उद्देश्य क्या है उस पर बात करते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना, यानी कि अध्यापक शिक्षा जो प्रणाली होती है उस पर बात करती है हमारी एनसीटीई कि अध्यापक शिक्षा प्रणाली का एक नियोजित और समन्वित विकास करना इसका मूल उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट देखिएगा सर, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना, यानी कि अध्यापक शिक्षा प्रणाली में आपकी जो टीचर एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट होंगे उनके क्या मानक होंगे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके लिए क्या करते हैं मानदंडों का ये आपको क्या करती है निश्चित मतलब उनका निर्माण करती है एनसीटी। तीसरा सर, व्यक्तियों को पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अनौपचारिक और अंशकालिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा जिसको हम पत्राचार कहें, और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना। देखिए ये पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए इन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है। देखिए कौन व्यक्तियों को? पूर्व प्राथमिक हो गया, प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, अनौपचारिक और अंशकालिक शिक्षा के लिए, वयस्क शिक्षा, पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए व्यक्तियों को क्या करना? प्रशिक्षित करना, ये मूल उद्देश्य है। अब आएंगे सर एनसीटी के कार्य, काफी इंपोर्टेंट है हमारे एनसीटी के कार्य, इनको डिस्कस करते हैं। तो सर देखिएगा एनसीटी के कार्य में क्या है, एनसीटीई अधिनियम 1993 की धारा 12 में, जो एनसीटी का जो अधिनियम होता है ना, कोई भी अधिनियम उसमें कुछ धाराएं होती हैं, तो उसकी जो धारा 12 है उसमें क्या है सर, एनसीटीई के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो एनसीटी के कार्यों का वर्णन आप यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन में, एनसीटी अधिनियम 1993 के धारा 12 के अंतर्गत किया गया है। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इश्यू था। तो देखिए सर क्या कह रहा है, एनसीटी के कार्यों का वर्णन एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 12 के अंतर्गत किया गया है, और प्रमुख कार्य क्या है एनसीटी के निम्न प्रकार हैं। तो ध्यान से धैर्य बनाए रखिएगा और देखिएगा। अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सर्वेक्षण और अध्ययन करना और उसका परिणाम प्रकाशित करना, यानी कि एनसीटी क्या करेगी सर, जो अध्यापक शिक्षा होंगे उससे रिलेटेड विभिन्न पहलुओं के संबंध में सर्वेक्षण करेगी, ठीक है, उनका अध्ययन करेगी, और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करेगी? प्रकाशित भी करेगी। नेक्स्ट है सर नंबर 2, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र, प्रांतीय सरकारों, यूजीसी एवं विश्वविद्यालयों को सलाह देना है कि टीचर एजुकेशन के बारे में जो एनसीटी होगी वह सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट, यूजीसी एवं विश्वविद्यालयों को सलाह भी देगी। नंबर 3 पॉइंट, सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना और साथ ही उनके वेतनमान निर्धारित करना। मीन सर कि जैसे किसी भी शिक्षक संस्था में टीचर बनने के लिए, ठीक है, जो शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के जो टीचर होंगे उनकी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, ठीक है, उनका निर्धारण करना और उनके वेतनमान निर्धारित
करना, जो कि टीचर एजुकेशन वाले स्कूलों में जो टीचर पढ़ाएंगे। फिर है सर सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा में टीचर एजुकेशन की बात हो रही, संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, जैसे बीएड होता है ना, जैसे हम शिक्षक शिक्षा संस्थान से क्या करते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, तो उनके लिए पाठ्यक्रम को निर्धारित करना और समय समय पर नए पाठ्यक्रम शुरू करना। सर समझ गए होंगे, यानी कि एनसीटी जो मैक्सिमम कार्य करती है ना, वो टीचर एजुकेशन पर ही करती है, क्योंकि तो टीचर एजुकेशन के लिए ही बनी हुई एक संस्था भी है। फिर है सर किसी भी प्रकार की नई शिक्षक शिक्षा संस्था को मान्यता देने से पहले उसका निरीक्षण कराना और मानदंड पूरा करने पर मान्यता प्राप्त करना। इनकी एनसीटी क्या होती है, जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट होगी उनका निरीक्षण करेगी और उसके पश्चात से उसको मान्यता प्रदान करेगी। ठीक है, अब सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। देखिए सर नंबर 6 है, किसी शिक्षा संस्था द्वारा मानदंडों को पूरा न करने पर उसकी मान्यता समाप्त करने की संस्तुति करना। यदि कोई टीचर एजुकेशन जो से कोई इंस्टीट्यूट है, अगर समझ लीजिए वो कुछ मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो एनसीटी क्या कर सकती है, एनसीटी सर वहां पर उनके मीन्स उसकी मान्यता को समाप्त भी कर सकती है। इसके बाद से नेक्स्ट देखिएगा सर 7वां है, सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए शुल्क, अन्य शुल्क एवं छात्रवृत्तियों का निर्धारण करना। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में जो शुल्क होगा, कितनी फीस होगी या कोई अन्य शुल्क होंगे या छात्रवृत्तियों का निर्धारण भी कौन करता है, एनसीटी करता है सर। फिर केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा के संबंध में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना। यदि केंद्र सरकार कुछ निर्देश देती है या कुछ योजना चलाने चाहती है शिक्षक शिक्षा के संबंध में, तो निर्णयों को क्रियान्वित मीन्स लागू करना या एक्शन उन पर लेने का काम कौन करता है, उनको इफेक्टिव तरीके से उनका पालन करवाना, ये सब एनसीटी करती है। फिर है सर शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना। आपको कितनी बुक्स में इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, शिक्षक शिक्षा के वाणिज्यीकरण, यानी कि व्यवसायीकरण मीन्स कहीं ना कहीं निजीकरण वाली बात है, को रोकना और इसके स्तरमान को बनाए रखना। ठीक है, फिर है शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना और नई नई जानकारियां प्राप्त करना, उपयोगी तथ्यों को लाभ उठाना, उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि शिक्षक शिक्षा जो टीचर एजुकेशन है इसके क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना, नई जानकारियां प्राप्त करना और उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर टीचर एजुकेशन से रिलेटेड वर्क कौन करता है, तो सर ये करती है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब देखिएगा सर नेक्स्ट 11वां पॉइंट, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य एवं नवाचारों के प्रयोगों को बढ़ावा देना शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में, और साथ ही शोध के स्तर को उन्नत करना, यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड ही सारी बातें हो रही हैं। फिर देखिए अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षाओं के संबंध में मानक निर्धारित करना, जैसे टेट हो गया, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड आदि। इस प्रकार की परीक्षाओं और पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की योजनाओं में प्रवेश के लिए मानदंड स्थापित करना, यानी कि अध्यापक भर्ती से रिलेटेड जो भी परीक्षा हो उसमें टेट होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, ये सब इस पे कौन काम करती है, एनसीटीई कार्य करती है। इसके बाद से सर विभिन्न राष्ट्रीय अधिदेश जैसे आईटीईपी, एनपीएसटी और एनएमएम को अपनाया भी गया है एनसीटीई के द्वारा। अब सर आईटीईपी क्या है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, और दूसरा है सर इसमें एनपीएसटी। एनपीएसटी क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, यानी कि अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, और तीसरा है सर एनडबलएम, नेशनल मेंटरिंग मिशन, राष्ट्रीय परामर्श मिशन, यानी कि एनसीटी के तहत ये जो अधिदेश है इनको अपनाया गया है। तो आपको यहाँ पे जो विशेष बात है, आईटीईपी,
इसका फुल फॉर्म आप देख के नोट कर लीजिएगा और इसको रिवीजन करिए, NPST और NMM। इसके बाद चलते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड पे। ये अब काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए। जी सर, अब इसके बाद से जैसे जो हमने कार्य यहाँ पे डिस्कस करे, तो एनसीटी के इन कार्यों को संपन्न करने के लिए एनसीटीई की कुछ क्षेत्रीय समितियां बनी हुई हैं, रीजनल कमिटीज ऑफ एनसीटी, या हम बोले एनसीटी की प्रादेशिक समितियां। तो सर यहाँ पे जो मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं देखिएगा, एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद मीन्स एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उसको शॉर्ट में परिषद लिख दिया है, निम्नलिखित प्रादेशिक समितियां स्थापित करेगी। ये प्रादेशिक समितियों को ही ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय समिति भी कहा जाता है, लेकिन जो एनसीटी का जो 29 दिसंबर 1993 का जो आप डॉक्यूमेंट देखेंगे, तो उसमें भारत का राजाज्ञा के अंतर्गत जो आता है, उसमें ये प्रादेशिक समिति नाम वहां पे लिखा गया है। तो देखिए कितनी प्रादेशिक समिति स्थापित करेगी कहा, एक तो पूर्वी प्रादेशिक समिति या पूर्वी क्षेत्रीय समिति कहें, दूसरी पश्चिमी प्रादेशिक समिति या क्षेत्रीय समिति, तीसरी है सर उत्तरी प्रादेशिक समिति या क्षेत्रीय समिति, और चौथा है सर दक्षिणी प्रादेशिक समिति या दक्षिणी क्षेत्रीय समिति। तो वर्तमान में 4 क्षेत्रीय समितियां हैं सर, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ भी है, देखिए कौन कौन सी हैं। आप इस डायग्राम से, मैंने ऐसे इसको बनाया था, देखिए सर 4 कौन कौन सी। एक तो यहाँ मैंने लिखा है पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्रीय समिति। सबसे पहले तो मतलब मैंने इसमें क्या दिखा रखा है आपको, जब हम दिखाते हैं ना डायरेक्शन को, तो इधर ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये सर हमारा नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया हमारा साउथ। तो ईस्ट में कौन है, भुवनेश्वर है, ठीक है, उड़ीसा में। तो जिसकी पूर्वी प्रादेशिक समिति या पूर्वी क्षेत्रीय समिति कहाँ है सर, यहीं से समझ जाइए, पूर्वी क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर में है। पश्चिमी क्षेत्रीय समिति कहाँ है, तो पश्चिमी क्षेत्रीय समिति कहाँ है सर, भोपाल में है। उत्तरी प्रादेशिक या क्षेत्रीय समिति कहाँ है, तो उत्तरी क्षेत्रीय समिति कहाँ है, डायग्राम से देखिए जयपुर में। और दक्षिणी प्रादेशिक या क्षेत्रीय समिति जो भी कहें, तो दक्षिणी क्षेत्रीय समिति कहाँ है, बेंगलुरु में। तो वर्तमान में एनसीटी की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं सर, 4। एक तो पूर्वी क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर में, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति भोपाल, उत्तरी क्षेत्रीय समिति जयपुर, और दक्षिणी क्षेत्रीय समिति सर बेंगलुरु में। मैं तो ऐसे डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको बना लेता था, चाहे तो आप अलग से लिख भी सकते हो, पूर्वी क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति भोपाल, उत्तरी क्षेत्रीय समिति जयपुर एंड दक्षिणी क्षेत्रीय समिति बेंगलुरु, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 अब जो क्षेत्रीय समितियां हैं, इसके लिए ट्रिक देखिए, मैं हर जगह पर ट्रिक बना लेता था। अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्यों तो मेरा इस चैनल के माध्यम से यही है कि मेरे जो नोट्स थे, अगर इससे किसी की भी थोड़ी भी हेल्प हो जाए तो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। मेरा मेन मकसद यही है कि अपने नोट्स के द्वारा अधिक से अधिक जो एस्पिरेंट्स हैं उनको सहायता प्रदान की जा सके। तो सर जब मैं तैयारी करता था तो मैं कुछ ऐसे नोट्स बना लेता था, सॉरी ट्रिक। तो एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए याद रखने के लिए मैंने उस समय जो ट्रिक बनाई थी, वो ये ट्रिक बनाई थी, देखिए, भोपाल और भुवन एनसीटीई के बंगले में जय जयकार करते हैं। देखिए भोपाल और भुवन की कहानी बहुत लंबे से चल रही है। सबसे पहले मैंने यूजीसी के आपको बताए थे, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, फिर एनसीटीई के एनसीईआरटी के बताए थे, अब हम किस में आ गए, एनसीटीई। अभी मैंने तीनों को कंबाइन भी किया, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए तीनों ट्रिक को, तो एनसीटी के लिए क्या ट्रिक बना रखी है, आप इसको तो याद कर सकते हैं ना, भोपाल और भुवन एनसीटीई के बंगले में जय जयकार करते हैं। तो एनसीटीई के बंगले में मतलब एनसीटीई से है, तो भोपाल से सर भोपाल हो गया सीधे, और के नीचे कोई लाइन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। भुवन, भुवन से क्या हो गया, भुवनेश्वर। एनसीटीई के मतलब एनसीटी से रिलेटेड है, मीन्स बंगले में, बंगले से रिलेटेड क्या है, बेंगलुरु। जय जयकार, जय जयकार से ले लीजिए सर जयपुर। तो इतना आप याद रख सकते हैं कि भोपाल और भुवन एनसीटी के बंगले में जय जयकार करते हैं। तो क्या कहें, एनसीटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कौन से, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और जयपुर। अब इतना आपको रखना पड़ेगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, आपको इंडिया के मैप से इतना तो याद हो जाएगा ना कि पूर्व में है,
भोपाल कहाँ है आपका, पश्चिम वाला आ जाएगा, उत्तर में आपका जयपुर आ जाएगा राजस्थान, और बेंगलुरु आ जाएगा आपका दक्षिण में। अब देखिए सर, एनसीटी का गठन तो 17 अगस्त 1995 को हुआ, और एनसीटी के क्षेत्रीय समितियों का गठन, इनका गठन 1996 में किया गया, और इनका गठन कब हुआ, 6 जनवरी 1996 को इन 4 आपका क्षेत्रीय समितियों का गठन हुआ। अब देखिएगा सर यहाँ पर नेक्स्ट अब मैंने क्या लिखा है, देखिए एनसीटी अधिनियम 1993 की धारा 20 में, अब देखिए धारा 20 में यह भी शक्ति प्रदान की गई है कि एनसीटी यदि आवश्यक समझे तो और भी क्षेत्रीय समितियां बना सकती है, यानी कि इनके अलावा और भी क्षेत्रीय समितियां बनाने की शक्ति प्रदान है एनसीटी को, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी होगा। ठीक है, अब देखिए सर जो मेन चीज है वह ये है, मैं इसको आपके सामने रख रहा हूं पूरा, ये आ गया सर लगभग। देखिए मेन ट्रिक्स यहाँ पे मैंने अब तीनों को कंबाइन कर लिया होगा जब मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ ना। यूजीसी, एनसीईआरटी और एनसीटी, ये थोड़ा सा टॉपिक सा आउट है, इसलिए देखिए कि आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, तो एक डब्बे जैसे में मैंने एक रेड कलर से जो लाइनें खींची है ना, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो देखिए सर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यूजीसी, एनसीईआरटी और एनसीटी के लिए ट्रिक देखिए मेरी। यूजीसी आउट ऑफ टॉपिक है, ये एनसीटी के अंदर नहीं है, ये एक साथ मैंने कंबाइन किया होगा अपने याद करने के लिए। तो यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय थे, 1994 1995 विकेंद्रीकरण हुआ यूजीसी का, तो जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय बने, क्या थे सर उसके लिए ट्रिक, पहली ट्रिक याद करिए, अगर आपने किसी ने अगर मेरे वीडियो सीक्वेंस में देखे होंगे, पहले यूजीसी फिर एनसीईआरटी फिर एनसीटी, तो उनने नोट करे भी होंगे, जिनने नहीं करे तो उनसे मेरी सलाह है कि मेरे इससे प्रीवियस लेक्चर भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, वहां पर प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा करके चैनल में वहां अपलोड है, उनको भी जरूर देखिए। तो यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय के लिए वहां पे भी मैंने ट्रिक बताई थी, भोपाल कल पुणे से बैग सहित गुम हुआ है। मैंने वहां पर भी कहा था यूजीसी वाले लेक्चर में कि जो लोग जिनका नाम भोपाल है उनसे मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है, वो इसको अन्यथा ना लें, बस एक ट्रिक है याद करने की, अभी भी मैं माफी मांग रहा हूँ इस समय भी। तो भोपाल कल पुणे से बैग सहित गुम हुआ है, तो भोपाल से भोपाल हो गया, कल से कलकत्ता, पुणे मीन्स पुणे, से कुछ नहीं है, बैग से बेंगलोर, सहित भी कुछ नहीं है, गुम हुआ मीन्स गुवाहाटी, है मीन्स हैदराबाद। आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, भोपाल कल पुणे से बैग सहित गुम हुआ है। ठीक है, ये यूजीसी हुआ। फिर उसके बाद से एनसीईआरटी आया था ना, फिर एनसीईआरटी में क्या हुआ था, जब भोपाल गुम हो गया तो उसको ढूंढने के लिए जाएंगे ना, ठीक है, तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, तो मान लो आप ऐसे कहानी सुनो, भोपाल, भुवन और आप 3 फ्रेंड हो, तो सबसे पहले यूजीसी में आपका भोपाल कल पुणे से बैग सहित गुम हो गया था। अब भोपाल, भुवन और आप क्या जाएंगे, उसको ढूंढने जाएंगे, उस किसको, उस भोपाल को। भोपाल मिल गया मान लो, तो एनसीईआरटी की ट्रिक में देखिए, जब भोपाल मिल गया तो आप क्या कर रहे हैं, भोपाल, भुवन और मैं आज एनसीईआरटी के शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे। मान लो एनसीईआरटी में सपोज हमने खाली भी कह दिया, एज्यूम्पशन है कि वहां कोई शिवलिंग है, शिव जी का मंदिर है, तो भोपाल, भुवन और मैं मीन्स आप स्वयं आज एनसीईआरटी के शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे। ये मैंने एनसीईआरटी के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों को याद करने के लिए ट्रिक बनाई थी। तो भोपाल से भोपाल, भुवन से भुवनेश्वर, मैं से मैसूर, आज से अजमेर और शिवलिंग से शिलोंग। स्थापना कब हुई थी, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और अजमेर, इन 4 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना एनसीईआरटी के 1963 में, 2015 में बना था सर शिलोंग। ठीक है, अब एनसीटी की में 4 क्षेत्रीय समितियां, अब शिवलिंग में जल भी चढ़ा दिया तो अब क्या होगा, जय जयकार करेंगे। ये जय जयकार में कौन है, भोपाल और भुवन है बस। अब एनसीटी के लिए ट्रिक जो अभी भी मैंने डिस्कस करी, भोपाल और भुवन, आप नहीं है इसमें, हाँ, भोपाल और भुवन एनसीटी के बंगले में जय जयकार करते हैं। तो 4 ही है ना, तो भोपाल, भुवन से भुवनेश्वर, बंगले से बेंगलुरु और जय जयकार से जयपुर। तो यहाँ पर अगर आप ये 3 ट्रिक याद कर ले तो ना, भोपाल कल पुणे से बैग सहित गुम हुआ है यूजीसी के लिए, भोपाल, भुवन और मैं आज एनसीईआरटी के शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एनसीईआरटी, भोपाल और भुवन एनसीटी के बंगले में जय जयकार करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, निम्न में से एनसीईआरटी का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है।
वहां भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा बंगलुरु। तो देखो यहाँ एनसीईआरटी वाले में बंगलुरु ऑप्शन में नहीं है। ऐसी एनसीटी में दे देगा भोपाल, बंगलुरु और जयपुर, और एक दे देगा मैसूर। तो एनसीटी में मैसूर नहीं है, देख लो। तो कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और पहले के एग्जाम्स में बने भी हैं। अब सर आगे चलते हैं। आप लोग धैर्य बनाए हुए हैं तो यह आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो देखिए एनसीटी ने 1998 में शिक्षक शिक्षा के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन नाम से पाठ्यक्रम प्रकाशित किया। मैं आप लोगों से कहूंगा यहाँ पर आपको कोई फालतू के पॉइंट नहीं मिलेंगे, जो भी पॉइंट मिलेगा हर कोई इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए धैर्य बनाए रखिए, पूरे वीडियो को लास्ट तक सुनिए और देखिए और अपने नोट्स भी बनाइए। तो क्या कहा है सर, एनसीटी ने 1998 में शिक्षक शिक्षा के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए है, 1998 में प्रकाशित किया, याद रखना। फिर एनसीटी ने 2009 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन नाम से नया दस्तावेज प्रकाशित किया। देखिए पहले 1998 वाले का नाम क्या है, करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, और 2009 वाले का है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो सर अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे सर इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निम्न शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन भी होता है। देखिए फिर इंपोर्टेंट पॉइंट है सब। निम्न शोध पत्रिकाएं क्या है सर, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसका भी यह क्या करती है, एनसीटी इसका प्रकाशन करती है। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक अंतरराष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल जर्नल है, जिसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है। तो याद रखना एनसीटी द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया जाने वाला आपकी पत्रिका कौन सी है, शोध पत्रिका, तो इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। कौन प्रकाशित करता है, ऐसे भी पूछ लेगा, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन को कौन प्रकाशित करता है, एनसीईआरटी, एनसीटी, यूजीसी। ठीक है, तो कौन करता है, एनसीटी। फिर दूसरा सर अन्वेषिका नाम से भी यह एक शोध पत्रिका का प्रकाशन करती है। यह भी वर्ष में 3 बार प्रकाशित होती है, जनवरी, मई और सितंबर। मेन है, आप नाम याद रखिएगा, अन्वेषिका। तीसरा है सर अध्यापक साथी, ये भी वर्ष में 3 बार प्रकाशित होती है, जनवरी, मई और सितंबर में। ठीक है, अब इसके बाद से सर आगे बढ़ते हैं। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम, देखिए हम एनसीटी ने कौन कौन से कार्यक्रमों को मान्यता दी है, प्रोग्राम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। सर पहला है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, जिसको हम डीपीएससी कहते हैं, पूर्व विद्यालयी शिक्षा में डिप्लोमा। दूसरा है सर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपको पता ही है डीएलएड, ये भी एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त एक कार्यक्रम है, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। तीसरा है सर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड, प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक। इसके बाद से देखिएगा बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड, चौथा शिक्षा में स्नातक। पांचवा है सर मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि हम इसको कहें एमएड, शिक्षा में स्नातकोत्तर। छठा है सर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम डीपीएड बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा। ये भी ये सब क्या है, एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है। फिर सातवां है सर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम बीपीएड कहते हैं, शारीरिक शिक्षा में स्नातक। उसके बाद अगला है सर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम एमपीएड कहते हैं, शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर। फिर इसके बाद से सर डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, विजुअल आर्ट्स यानी कि कला शिक्षा में डिप्लोमा, विजुअल आर्ट्स मीन्स दृश्य कला। फिर है सर डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसको हम बोलते हैं कला शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि प्रदर्शन कला। तो मेन तो 10 तो यहाँ पर मैंने दिखाए थे कि आप इनको नोट कर लीजिएगा कि जो एनसीटी के द्वारा जिनको मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, अब इसके बाद से बढ़ते हैं आगे। अब देखिए सर क्या है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लीडिंग टू बीए बीएड या बीएससी बीएड, यानी कि बीए बीएड या बीएससी बीएड 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड बीए बीएड कह देते हैं जिसको हम, या इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड। अगला है सर 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड कोर्स।
अब इसके बाद से एनसीटी अधिनियम 1993 की प्रमुख धाराएं। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब लोक सेवा आयोग में जनरली क्या होता है, आपने देखा भी होगा जिन लोगों ने प्रीवियस एग्जाम दिए हैं, वह जनरली एक तो जो हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन है वहां से संविधान में अनुच्छेद पूछता है, आर्टिकल, और आर्टिकल को बहुत डीप पूछ लेता है। जैसे 19 है, ठीक है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 19A में, 19B में, 19C में, उसके अंदर तक डीप जाता है। तो ये कहीं पर धाराएं उससे रिलेटेड या उसके आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं लोक सेवा आयोग के एग्जाम में। तो एनसीटी अधिनियम जो 1993 बना था, उसकी जो प्रमुख धाराएं हैं उनको भी मैंने, जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने उनकी धाराओं को इनको नोट करा था। तो आपके सम्मुख अपने नोट्स रख रहा हूं। देखिए इसमें है सर, धारा 1 में क्या है, एनसीटी अधिनियम 1993 की, इसमें एनसीटी के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का वर्णन है। यानी कि धारा 1 में सीधे सीधे एनसीटी के नाम, उसका विस्तार और प्रारंभ का वर्णन। उस समय कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी पूरे भारत में यह फैला हुआ है, ठीक है, विस्तार से मतलब। तो नाम में क्या लिखा है एनसीटी के अधिनियम में 93 में, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 है। मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलना चाहूं, एनसीटी जो है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इंग्लिश में तो एनसीटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, लेकिन जो एनसीटी अधिनियम है 93, इसमें इसका फुल फॉर्म जो लिखा है, इसका जो नाम लिखा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ही है। कहीं कहीं बुक्स में इसका नाम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भी मिलता है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि पहले तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आ गया सब कुछ, लेकिन इसका जो मेन नाम है इसके एक्ट में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। यदि एनसीटी का पूरा नाम है, हिंदी में अगर दो ऑप्शन आ गए, सपोज राष्ट्रीय, एक ऑप्शन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ऐसी स्थिति में आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को टिक करेंगे। नहीं तो जनरली ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। यदि आ गया तो इसका जो मेन इसके एक्ट में जो इसका नाम है वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ही है, ठीक है। अब धारा 3 में क्या है सर, धारा 3 में है सर एनसीटी की स्थापना के बारे में वर्णन जो है इस एनसीटी अधिनियम के धारा 3 में ही है। अब इसमें क्या वर्णन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि इसमें धारा 3 में स्थापना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव यानी कि मेंबर सेक्रेटरी और सदस्यों की संख्या का वर्णन दे रखा है, यानी कि कितने होंगे, इस तरीके से कौन कौन होंगे, और कार्यालय दिल्ली में होगा, यह भी कहा गया इसके धारा 3 में। यानी कि धारा 3 में क्या है, एनसीटी की स्थापना का वर्णन। धारा 4 में क्या है सर, जो इसके सदस्य होंगे उनकी पदावधि, यानी कि पद की अवधि, कब तक कार्य कर सकते हैं, एवं सेवा शर्तें, उनकी जो जॉब की कंडीशंस होती हैं। धारा 12 है सर इंपोर्टेंट, धारा 12 में एनसीटीई के कार्यों का वर्णन है, ठीक है। तो एनसीटी के जो भी कार्य होंगे, जो कि इसके कृत्य होंगे, जो कार्य होते हैं, उसका वर्णन एनसीटी अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत किया गया है सर। इसके बाद से सर धारा 13 है, क्या है, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के निरीक्षण करवाने की शक्ति, या निरीक्षण करने की शक्ति भी कह सकते हैं। करवाने इसलिए लिखा है क्योंकि तो एनसीटी जनरली कोई टीम गठित करती है, ठीक है। तो ये करवाने या करने यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यानी कि कोई भी जो शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड कोई अगर संस्थान है तो उसने उन चीजों को फॉलो किया है या नहीं किया है, मीन्स उसके मानदंड या फिर उसके पाठ्यक्रम को या एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, उसके लिए क्या हो सकता है कि एनसीटी निरीक्षण उसका कर सकती है, ठीक। अब देखिए सर धारा 14 में इसकी क्या है, धारा 14 में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। धारा 14 ये है अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली संस्थाओं की मान्यता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से कि एनसीटी अधिनियम के कौन से धारा के अंतर्गत एनसीटी क्या कहते हैं, शिक्षक शिक्षा से संबंधित संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है। यानी कि एनसीटी शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को एनसीटी एक्ट के कौन से धारा के अंतर्गत मान्यता प्रदान करती है। तो धारा 14 धारा 14 के अंतर्गत
यह अन्य शिक्षा जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है उनको मान्यता प्रदान करती है। अब धारा 15 में है क्या है सर? धारा 15 में देखिए स्क्रीन में, मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नए पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण की अनुमति से संबंधित है। जो मान्यता प्राप्त संस्थान जो होंगे वो नए पाठ्यक्रम या उसके प्रशिक्षण की अनुमति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब है सर धारा 17 में क्या है देखिए, अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन और उसके परिणाम। जैसे कोई शिक्षा संस्थान है वह एनसीटी अधिनियम के उपबंधों यानी कि नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, जैसे उनका यहाँ पर वर्णन है, जैसे मान्यता निरस्त भी करना। यानी कि धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों के द्वारा यदि कोई टीचर एजुकेशन का संस्थान या किसी भी प्रकार के एनसीटी के नियमों की अगर उल्लंघन हो रहा है तो वहां पर क्या कर सकती है एनसीटी, उसकी मान्यता को समाप्त कर सकती है। सर आगे देखिए सर धारा 19 में देखिएगा, धारा 19 में एनसीटी के कार्यकारिणी समिति का वर्णन है। धारा 20 में देखिएगा सर, प्रादेशिक या क्षेत्रीय समितियां इनके गठन की शक्ति। जो क्षेत्रीय समितियों के गठन की जो बात है यह एनसीटी धारा 20 के द्वारा ही करती है। ठीक हो गया। फिर धारा 21 में क्या है, जो प्रादेशिक या क्षेत्रीय समितियां हैं दोनों एक ही बात है, को समाप्त करने की शक्ति भी है। देखिए अगर वो एनसीटी के मानकों या नियमों के अनुसार अगर क्षेत्रीय समितियां अगर काम न करे तो एनसीटी उनको समाप्त भी कर सकती है। या ठीक है, क्लियर हो गया। अब धारा 23 में देखिए सर, धारा 23 में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है परिषद की या एनसीटी की निधि मीन्स जिसमें उसका राजकोष होता है, इसमें उसके आय व्यय का लेन देन के लिए जो एक आपका निधि होती है, ठीक है आप समझ गए, जिसमें मतलब पैसे का हिसाब किताब होता है जहां से। फिर धारा 24 के अंतर्गत सर परिषद का बजट भी एनसीटी प्रस्तुत करेगी। तो धारा 24 के द्वारा एनसीटी क्या करती है, बजट तैयार करना और उसकी प्रतियां यानी कि कॉपियां केंद्र सरकार को भेजती है। तो बजट अपना पेश करती है धारा 24। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एनसीटी अपना बजट पेश करती है, अपना बजट तैयार करती है, ठीक है, तो किसके, धारा 24 के अनुसार उसकी प्रतियां किसको देती है, केंद्र सरकार को। सर आगे देखिएगा सर, अब धारा 25 में देखिएगा, धारा 25 में क्या है, वार्षिक रिपोर्ट की बात है कि वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके एनसीटी अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके उसकी प्रतियां केंद्र सरकार को भेजेगी तथा वह केंद्र सरकार उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी या रखवाएगी। यानी कि एनसीटी कौन से अधिनियम के एनसीटी अधिनियम 1993 के कौन से धारा के अंतर्गत एनसीटी अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है, तो धारा 25 के अंतर्गत किसको भेजती है अपनी प्रतियां, केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार उसके दोनों सदनों के समक्ष रखती है। क्वेश्चन सर कैसे ही बन जाएगा, सारे पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, आप इनको जरूर ध्यान में रखें। धारा 29 में क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा एनसीटी को निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ पर निर्देश नहीं लिखा रहता है, जिनकी जनरली सरकारी लेटरों की भाषा होती है वहाँ पर निर्देश लिखा रहता है। यानी कि जो भी नियम जो भी कार्य करवाना होता है केंद्र सरकार को, अगर आपको कोई अगर ऐसे ऑर्डर देना है उसको एनसीटी को, धारा 29 में इसका वर्णन है। फिर धारा 31 में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति। यदि एनसीटी सही से काम नहीं कर पा रही है या सरकार को लग रहा है कि कुछ नए नियम बनने चाहिए एनसीटी से रिलेटेड, तो धारा एनसीटी अधिनियम 1993 के धारा 31 में केंद्र सरकार को एनसीटी के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपसे, जो अगर डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एनसीटी अधिनियम 1993 के कौन सी धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार एनसीटी के संबंध में नियम बना सकती है, या एनसीटी से संबंध में केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो धारा 31। धारा 18 है सर, कोई व्यक्ति एनसीटी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है, किस बारे में, यदि मान्यता निरस्त हो गई है या मान्यता प्राप्त करने आदि के संबंध में, जैसे किसी को किसी शिक्षा संस्थान शिक्षक शिक्षा संस्थान के लिए कोई क्या लेना है, मान्यता लेनी है, तो उसके लिए अपील करेगा। कौन सी धारा, 18 में ऐसा इसका वर्णन है। अगर किसी की मान्यता निरस्त हो गई है तो वह फिर से अपील करना चाहता है, मान्यता के लिए अपना पक्ष रखना चाहता है, तो अपील करेगा धारा 18 के अंतर्गत। सर ठीक है,
अब देखिएगा सर, एनसीटी अधिनियम 1993 एवं अच्छा ये ऐसे करके लिखा मैंने, एनसीटी अधिनियम 1993 सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार के शिक्षा संस्थानों पर लागू होता है। तो ऐसा नहीं कि एनसीटी अधिनियम केवल सरकारी शिक्षा संस्थानों पर ही लगेगा, ऐसा नहीं है, सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार के शिक्षा संस्थानों पर लगता है। दूसरा सर, एनसीटीई बहुभाषी शिक्षा मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को बढ़ावा देता है। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एनसीटी किसको बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन आप रख देगा आपके सामने कि एक भाषा ऐसे, ठीक है, बहुभाषी शिक्षा, तो बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देता है। फिर लिखा है सर मैंने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीटी अधिनियम के अनुसार कार्यकारी समिति का मुख्य कार्य, जो एनसीटी की कार्यकारी समिति होती है, इसका जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य सर यहाँ पे क्या कहा गया है, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम मानक निर्धारित करना है। आपसे क्वेश्चन एनसीटी के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एनसीटी अधिनियम के अनुसार कार्यकारी समिति का मुख्य कार्य, देखो और कार्य तो होंगे ही होंगे, लेकिन मुख्य कार्य क्या है कार्यकारी समिति का, कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना। फिर सर यहाँ पे मैंने लिखा है, एनसीटी के जो क्षेत्रीय निदेशक होते हैं वह इसके क्षेत्रीय समितियों का नेतृत्व करते हैं। तो एनसीटी के जो क्षेत्रीय समितियों का नेतृत्व कौन करेंगे, तो क्षेत्र वह करते हैं क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं करते हैं। तो एनसीटी की जो क्षेत्रीय समितियां है ना, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, इनका नेतृत्व उनके क्षेत्रीय निदेशक करते हैं सर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए सर यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एनसीटीई का औपचारिक गठन, तो औपचारिक गठन कहें तो कहीं 1993 में, एनसीटी के 1973 में अध्यक्ष, यानी कि जब ये एक सलाहकार निकाय थी, मैंने आपको बताया था प्रीवियस, प्रोफेसर नूरुल हसन। एनसीटी की जब स्थापना हुई मेन 17 अगस्त 1995 में, उस समय जो अध्यक्ष थे यह डॉक्टर JS राजपूत, ठीक है, जगमोहन सिंह राजपूत। और एनसीटी के वर्तमान अध्यक्ष, हाँ अब मुझे ध्यान है ये पेज मैंने नया जोड़ा है, मैंने जो अपने पुराने नोट्स वहां पे बनाए थे, यहाँ पे आपको इंक भी अलग दिख रही होगी ये, ठीक है। जो मैंने जब तैयारी करी थी उसमें वर्तमान अध्यक्ष ये नहीं थे, वो कुछ और थे, इसलिए इस पेज में शायद इतना ही, ये अलग से पेज भी है, यस ये इतना ही है। तो एनसीटी के वर्तमान अध्यक्ष जो अभी हैं वह प्रोफेसर पंकज अरोड़ा हैं सर, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपके जब एग्जाम दें तो यही होगा, आप इनको वर्तमान मान के मत चलेगा। आपको मेरी सलाह है कि वर्तमान वाली जो भी चीजें होती हैं उनको आप एग्जाम से 3-4 दिन पहले जरूर चेक कर लें, ठीक है। एनसीटी के उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त ही चल रहा है पहले से, कोई इस पे कार्यरत नहीं है। और एनसीटी के जो मेंबर सेक्रेटरी सदस्य सचिव हैं अभी वर्तमान में 2024 में श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी, ठीक है, IRS हैं, तो ये क्या है इसके वर्तमान आपके सचिव हैं, मेंबर सेक्रेटरी। तो सर इतना ही था आज के इस लेक्चर में एनसीटीई में, जिसमें शायद हमने हर किसी स्लाइड को यहाँ पर डिस्कस भी करा। अगर कोई स्लाइड अगर हमारी छूट गई हो तो उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्लाइड में हमने इसको देखा था, उसके बाद से नेक्स्ट स्लाइड इसको भी हमने कर लिया था कि इसके जो सदस्य वगैरह होते हैं और इसके उद्देश्य, इसके कार्य, ठीक है। और इसके बाद से इसके क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों को भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा टोटल, और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम और एनसीटी की जो विभिन्न धाराएं हैं, ठीक है, और एनसीटी के वर्तमान को। तो यदि आपको मेरा यह लेक्चर पसंद आया, क्यों तो अगर आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, मेरी आपको सलाह है इसी के अंदर से एनसीटी से रिलेटेड आपके एमसीक्यू बन जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से अच्छी स्टडी करिए लगातार और बने रहिएगा। रेगुलर स्टडी बहुत जरूरी है, यदि आप डेली स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप अभी से 3 से 4 घंटा स्क्रीनिंग एग्जाम को दीजिएगा, जो लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम उत्तरा UKPSC लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बाकी आप लगभग 5 घंटा अपने सब्जेक्ट को भी दीजिएगा, क्योंकि तो कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है, तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ठीक है। तो सर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको यह वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है, और अधिक से अधिक जो एस्पिरेंट्स हैं उन तक शेयर कीजिएगा, ताकि
उनको अपने एग्जाम की तैयारी में कुछ हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।